नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट रोहित और आज आपके सामने अपने YouTube चैनल आज की बात रोहित के साथ के नए संस्करण के साथ उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, पश्चिम एशिया की तपती रेत में 3 नाम गूंज रहे हैं: ईरान, इजराइल और अमेरिका। मिसाइलें उड़ रही हैं, तेल के दाम उछल रहे हैं, शेयर बाजार कांप रहे हैं और दिल्ली से लेकर बर्लिन, लागोस से टोक्यो तक एक ही सवाल पूछा जा रहा है: यह जंग आखिर कहाँ जा रही है और हमारी ज़िंदगी पर इसका क्या असर होगा। आज हम इन सारे धागों को जोड़ने की कोशिश करेंगे। इजराइल की चिंता, अमेरिका की रणनीति, ईरान की जिद, चीन और रूस का फ़ायदा, ताइवान की छाया, खाड़ी देशों की बेचैनी और तेल, खाद और बाकी संकटों की वो आंधी जिसे एक पतली सी जलधारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज काबू में रखे हुए है। आज हम एक एक करके इस युद्ध से जुड़े सारे तारों को पिरोकर एक सटीक विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे। तूफान के बीचों बीच खड़ा है, सैन्य रूप से मजबूत लेकिन रणनीतिक रूप से असुरक्षित। इजराइल की सोच की बात करें तो उसके लिए सबसे बड़ा शब्द है बचना। ईरान समर्थित या प्रभाकते, लेबनान में हिजबुल्ला, सीरिया और इराक की मिलिशिया उसके विरोधी इजराइल को घेरते हुए दिखते हैं। ईरान उसे सिर्फ प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि अस्तित्व के लिए एक बड़ा खतरा मानता है। इजराइल का लक्ष्य इसमें क्या है? इजराइल के लक्ष्य के बारे में बात करें तो ईरान की सैन्य और मिसाइल क्षमता को कमज़ोर करना, ईरान को परमाणु शक्ति बनने से रोकना, जंग को छोटा, तेज और अपनी सीमाओं से जितना हो सके दूर रखना। लेकिन हर मामला इस जोखिम के साथ आता है कि कहीं जंग कई मोर्चों पर न फैल जाए। लेबनान से मिसाइलें, सीरिया से ड्रोन, यमन से हमले और साइबर वॉर हर तरफ इस युद्ध को एक नई रणनीति, नए दायरे में लेकर के जा रहा है। इजराइल ताकतवर है पर घिरा हुआ भी है। वो लंबी जंग नहीं झेल सकता। वो जानता है और चाहता है कि तेज और निर्णायक चोट करने से उसको उसका फ़ायदा है, लेकिन ऐसा ना हो जाए कि सारा इलाका, पूरा इलाका ही आग की लपटों में फैल जाए। ये फिर इजराइल के अस्तित्व के लिए भी एक बहुत बड़े चैलेंज हो जाएगा। अमेरिका की स्थिति की बात करें तो अमेरिका इस कहानी में एक साथ रक्षक भी है और अपनी ही रणनीति का बंधक भी। रक्षक इसलिए क्योंकि वो इजराइल की सुरक्षा की गारंटी देता है, एयरक्राफ्ट कैरियर, फाइटर जेट, मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात करता है और ईरानी ठिकानों पर हमले में अग्रणी भूमिका निभाता है। बंधक इस संदर्भ में क्योंकि हर बढ़ती हुई जंग उसे 3 चीज़ों से डराती है: वैश्विक तेल संकट, नई महंगाई की लहर, लंबा थकाऊ संघर्ष, जबकि दुनिया की अर्थव्यवस्था पहले से ही नाजुक है। अमेरिका चाहता है कि ईरान को कड़ा संदेश दे, खाड़ी देशों को भरोसा दिलाए कि वो आज भी उनका रक्षक है। लेकिन ऐसी जंग से बचना जो पूरे क्षेत्र को जला दे और चीन रूस को और मौके दे दे, ये आज के यूएस के लिए एक आत्मघाती बम से कम नहीं है। इसलिए वाशिंगटन एक पतली रस्सी पर चल रहा है। इतना वार की डर बने रहे लेकिन इतना नहीं कि सब कुछ बिखर जाए। अब हम ईरान की स्थिति में देखते हैं। एक तरफ इजराइल और यूएसए है, दूसरी तरफ ईरान है, प्रतिबंधों से घायल लेकिन झुकने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं। ईरान की ताकत की बात करें तो पूरे क्षेत्र में फैला प्रॉक्सी नेटवर्क, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर उसकी भौगोलिक पकड़, एक ऐसा समाज जो दशकों से प्रतिबंध और दबाव झेलते झेलते सख्त हो चुका है। ईरान जानता है कि वो ये पारंपरिक युद्ध में अमेरिका इजराइल को नहीं हरा सकता, इसलिए वो अलग अलग खेल खेलता है, जिसका जीता जागता सबूत है ये एसिमेट्रिक वॉरफेयर, जिसमें ड्रोन, मिसाइल, साइबर हमले, प्रॉक्सी मिलिशिया सब उसके भागीदार हैं। फिर रणनीतिक दबाव की बात करें तो जहाज़ों को निशाना बनाना, शिपिंग लेन को असुरक्षित दिखाना ताकि पूरी दुनिया को इस जंग की कीमत चुकानी पड़े। यह स्ट्रैटेजिकली ईरान को एक बहुत बड़ी मजबूती प्रदान करता है। दोस्तों, ईरान का संदेश साफ है: अगर हम जलेंगे तो दुनिया भी गर्मी महसूस करेगी।
अब हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात करें, जिसको कि प्रेजेंटली हम दुनिया की नाजुक नस भी कह सकते हैं। ये एक पतली सी जलधारा है जो दुनिया के अर्थव्यवस्था की नस है, और इसका नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। दुनिया के समुद्री रास्ते से जाने वाले कच्चे तेल का लगभग 5वां हिस्सा और LNG का बड़ा हिस्सा यहीं से गुजरता है। अमेरिका इजराइल के हमलों के बाद यहाँ जहाज़ों की आवाजाही बेहद धीमी हो गई है। कई टैंकर रास्ता बदल रहे हैं या रुके हुए हैं। अगर ईरान इस जलमार्ग को पूरी तरह से या गंभीर रूप से बाधित कर दे तो तेल की कीमतें 150 से $200 प्रति बैरल से ऊपर जा सकती है दोस्तों। आज ऑलरेडी हम $103 प्रति बैरल की मार झेल रहे हैं। इससे क्या होगा कि खाद बनाने में इस्तेमाल होने वाली गैस और अन्य कच्चे तेल भी महंगे हो जाएंगे। नतीजा होगा खाद्य पदार्थों की कीमतों में तेज उछाल आना, इन्फ्लेशन का बढ़ना। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सिर्फ नक्शे पर बनी एक पतली रेखा नहीं है दोस्तों, ये दुनिया की आर्थिक सांस है। जो इसे दबा सकता है वो पूरी दुनिया को बेचैन कर सकता है। अब हम कुछ अलग एंगल भी देखते हैं। एक एंगल है चीन का। चीन इस युद्ध से चीन को क्या एडवांटेज हो रहा है, चीन क्या कमा रहा है। बीजिंग में बैठे चीन का निर्माण करने वाले बड़े बड़े लोग जो हैं वो बहुत ध्यान से इस युद्ध को देख रहे हैं। चीन एक बड़ा ऊर्जा आयातक है, उसे स्थिर तेल आपूर्ति चाहिए, लेकिन उसे यह भी सूट करता है कि अमेरिका फिर से मध्य पूर्व के दलदल में फंस जाए। जब अमेरिका अपनी राजनीतिक और सैन्य ऊर्जा पश्चिम एशिया में झोंकता है तो चीन खुद को पेश करता है एक मध्यस्थ के रूप में, एक व्यापार भागीदार के रूप में और दीर्घकालिक निवेशक के रूप में, खासकर खाड़ी देशों में। चीन 3 तरह से फ़ायदा उठा सकता है दोस्तों। एक होता है कूटनीतिक प्रभाव, एक फिलॉसफी, एक नैरेटिव बना करके कि हम तनाव कम कर सकते हैं। दूसरा उसका खुद का आर्थिक लाभ, दबाव में आए देशों से सस्ता तेल और सौदे करके। अभी ईरान से उसके ऑलरेडी युआन में डीलिंग चल रही है, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जितनी भी शिप ऑयल टैंकर्स वगैरह हैं वो चीन के लिए बिल्कुल ईरान ने खुला छोड़ा है, क्योंकि ईरान भी मानता है कि चीन ने इस युद्ध में उसका बराबर से साथ दिया है, स्ट्रैटेजिकली भी। और रणनीतिक स्पेस, जब अमेरिका का ध्यान बटा हो तो इंडो पैसिफिक और ताइवान के मोर्चे पे चीन ज़्यादा सक्रिय होगा, जो कि उसके लिए फ़ायदेमंद है स्ट्रैटेजिकली। रूस क्या कमा रहा है। रूस जो पहले से यूक्रेन युद्ध और पश्चिमी प्रतिबंधों में उलझा है, इस जंग को खतरा भी मानता है और मौका भी। खतरा, बहुत ऊंचे तेल दाम वैश्विक मांग को चोट पहुंचा सकते हैं। मौका उसके लिए ये है, जब मध्य पूर्व का तेल असुरक्षित हो तो रूसी तेल की अहमियत बढ़ जाती है। यूरोप की ऊर्जा चिंता और गहरी हो जाती है। पश्चिम का ध्यान यूक्रेन और ईरान के बीच बढ़ जाता है। तो स्ट्रैटेजिकली ये युद्ध एक रूस की छवि को सुधारने का भी मौका है, और ख़ास करके अपने फाइनेंशियल क्लाउड को भी अच्छे से स्थापित करने का एक अलग से एक मौका दे रहा है रूस को। रूस ईरान के साथ सैन्य, तकनीकी और ऊर्जा सहयोग बढ़ाकर एक तरह का वैकल्पिक ध्रुव बनाता है, जिसमें चीन की भी भूमिका दिखती है। इन सब के मद्देनज़र हम चीन ताइवान का संघर्ष को भी नहीं नज़रअंदाज कर सकते दोस्तों। जब मध्य पूर्व में मिसाइलें चल रही है तब पूर्व एशिया में एक और तनाव मौजूद है, वो चीन और ताइवान का। चीन देख रहा है अमेरिका एक साथ कितने मोर्चे संभाल सकता है, वो अपने सहयोगियों की रक्षा के लिए कितनी दूर जाएगा, और लंबी जंगों पर दुनिया की आर्थिक प्रतिक्रिया क्या होती है। अगर अमेरिका थका हुआ या बटा हुआ दिखता है तो बीजिंग ताइवान पर दबाव बनाने में खुद को ज़्यादा सहज महसूस कर सकता है। कैसे? सैन्य अभ्यासों से, आर्थिक दबाव से, कूटनीतिक अलगाव से। इस तरह ईरान अमेरिका इजराइल की जंग सिर्फ मध्य पूर्व की कहानी नहीं बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन की कहानी भी बन सकती है। ऐसे में हम खाड़ी देशों की स्थिति देखें तो अब हम देखते हैं सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत, बहरीन और ओमान में इस युद्ध का क्या असर पड़ सकता है। ये सारे के सारे देश एक नाजुक संतुलन पर खड़े हैं। आर्थिक रूप से ऊंचे तेल दाम का मतलब कम समय में ज़्यादा कमाई, लेकिन साथ ही वैश्विक मंदी का खतरा जो आगे चलकर मांग को घटा सकता है। रणनीतिक रूप से उन्हें डर है कि ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच की जंग में वो खुद निशाना बन सकते हैं। उनके शहर, बंदरगाह और तेल ढांचे ईरानी मिसाइलों और ड्रोन की रेंज में हैं।
ज़्यादातर खाड़ी देश तनाव घटाने के पक्ष में हैं, जंग के नहीं। वे खुद को ऊर्जा सप्लायर, फाइनेंशियल हब और टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में देखना चाहते हैं, जंग के मैदान के रूप में नहीं। इसका वैश्विक असर क्या है तेल, फर्टिलाइज़र और फूड के ऊपर? तो अगर ये जंग और भड़कती है तो दुनिया को 3 बुनियादी चीज़ों में इसका असर दिखेगा। ईंधन, तेल और गैस महंगे होंगे तो ट्रांसपोर्ट, बिजली और उद्योग सबकी लागत बढ़ेगी। फर्टिलाइज़र, कई तरह की खाद प्राकृतिक गैस और अन्य रसायनों पर निर्भर है जिनकी कीमत ऊर्जा संकट से बढ़ सकती है। फूड की बात करें तो किसान को डीजल और खाद दोनों महंगे मिलेंगे। शिपिंग महंगी मिलेगी। अफ्रीका और एशिया के गरीब देशों में महंगाई, भूख और राजनीतिक अस्थिरता बढ़ सकती है। यानी खाड़ी में छोड़ी गई एक मिसाइल अफ्रीका की रोटी, एशिया के चावल और यूरोप की सब्जियों की कीमत बढ़ा सकती है। यह सिर्फ क्षेत्रीय जंग नहीं बल्कि वैश्विक रोजमर्रा की जिंदगी पर एक सीधा साधा हमला है। दोस्तों, इन सब के बीच अमेरिका और इजराइल का अंतिम लक्ष्य क्या है? अगर इजराइल के बारे में बोले तो उसका अंतिम लक्ष्य एक ऐसा मध्य पूर्व जहां ईरान कमजोर, अलग थलग और डरा हुआ हो। ईरान कभी परमाणु शक्ति ना बने, उसकी सीमाओं पर ईरान समर्थित ताकतें मजबूत ना हो। अमेरिका की बात करें तो उसका अंतिम लक्ष्य क्षेत्र में अपनी प्रधानता बनाए रखना है। इजराइल और खाड़ी की ऊर्जा लाइनों की सुरक्षा। चीन और रूस को इस क्षेत्र में ज़्यादा जगह ना मिल सके, वैश्विक अर्थव्यवस्था इतनी स्थिर रहे कि कोई बड़ा संकट ना खड़ा हो। लेकिन विडंबना यह है कि जितना वे ईरान पर वार कर स्थिरता लाने की कोशिश करते हैं, उतना ही वे अस्थिरता का खतरा बढ़ा देते हैं। तेल बाजार में, क्षेत्रीय राजनीति में और महाशक्तियों के समीकरण में। अंत में हम ये समझे कि कौन फायदे में है और कौन नुकसान में। कम समय में देखें तो संभावित लाभार्थी में तेल निर्यातक देश जिनकी सप्लाई सुरक्षित है, जैसे कि कुछ खाड़ी देश, रूस। हथियार उद्योग जो हर तनाव से कमाता है, चीन और रूस जैसे खिलाड़ी जिन्हें अमेरिका के व्यस्त होने से रणनीतिक स्पेस मिलता है। स्पष्ट नुकसान उठाने वाले आम लोग, मजदूर, किसान, छोटे व्यापारी जिन्हें महंगा ईंधन और महंगा खाना झेलना पड़ेगा। वे गरीब देश जो ऊर्जा और भोजन दोनों के लिए आयात पर निर्भर हैं। ईरान, इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, सीरिया और पूरे क्षेत्र के नागरिक जो बम, प्रतिबंध और डर के बीच में जी रहे हैं। लंबे समय में अगर तनाव लगातार बढ़ता रहा तो सच यह है कि कोई भी सच में नहीं जीतता, क्योंकि अस्थिरता अंततः सबकी अर्थव्यवस्था और सुरक्षा को खा जाती है। अंत में हम इस निष्कर्ष में पहुंचेंगे कि यह जंग कहां तक जा सकती है। तो ईरान और अमेरिका इजराइल की यह जंग अंततः 3 बड़े हिस्सों में हम इसको समझ सकते हैं। एक नियंत्रित तनाव और बातचीत के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो सीमित हमले लेकिन नियंत्रित प्रतिक्रिया, बैक चैनल डिप्लोमेसी। तेल बाजार तनाव में लेकिन पूरी तरह नहीं टूटे। एक कमज़ोर, अस्थिर लेकिन चलती हुई ठंडी शांति लौट जाए तो ये सबके लिए अच्छा होगा। क्षेत्रीय आग के मद्देनज़र अगर हम देखें तो ईरान पूरे क्षेत्र में अमेरिका और इजरायली ठिकानों पर हमले तेज कर दे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ गंभीर रूप से बाधित हो जाए। तेल, खाद और भोजन की कीमतें आसमान छू ले। अमेरिका, चीन, रूस सब किसी न किसी रूप में इस टकराव में उलझ जाएं। और एक तीसरा एंगल भी है, धीमी लेकिन लंबी जंग। ना पूरी शांति, ना खुला युद्ध, लगातार प्रॉक्सी हमले, साइबर वॉर, प्रतिबंध, धमकियाँ। दुनिया एक अस्थायी अनिश्चितता के साथ जीने को मजबूर। आखिर में ये सिर्फ देशों और सेनाओं की कहानी नहीं है, ये उन लोगों की कहानी है जैसे कि भारत के ट्रक ड्राइवर की जो महंगे डीजल से परेशान है, अमेरिका की उस माँ की जो महंगे खाने से जूझ रही है, तेहरान के उस परिवार की जो प्रतिबंधों के बीच जी रहा है, गाजा या तेल अवीव के उस बच्चे की जो रात को सायरन सुनकर डर जाता है। इस जंग का सबसे बड़ा सबक यही है, इस जुड़ी हुई दुनिया में कोई जंग सिर्फ स्थानीय नहीं रहती। खाड़ी की एक पतली जलधारा करोड़ों लोगों की उम्मीदों को जकड़ सकती है। असली जीत इस बात में होगी कि कौन पीछे हटकर बातचीत और समझदारी का रास्ता चुनता है, ना कि कौन ज़्यादा मिसाइलें चलाता है। दोस्तों, अगर आपके पास सही उत्तर है तो साझा करें। और आपको मेरा कंटेंट कैसा लगा, आइए साझेदार बनते हैं और इस प्लेटफॉर्म के जरिए अपनी बातों को एक दूसरे से साझा करते हैं। अब आपसे आज्ञा लेता हूँ, फिर मिलेंगे। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।